आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी महान साहित्यिक हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी आवाज ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रामधारी सिंह दिनकर। ये सिर्फ किसी आम साहित्यकार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का सफर है जो एक तरफ राष्ट्र की चेतना की आवाज बनी और दूसरी तरफ अपने ही भीतर एक बेहद गहरे आंतरिक द्वंद्व से जूझती रही। दिनकर जी के इन शब्दों पर जरा गौर करें। उन्होंने एक बार कहा था कि वो कवि नहीं है बल्कि पीड़ा की संतान है। मतलब उनकी कविताएं कोई आम गीत नहीं थे। वे तो अपने शब्दों के जरिए आम गरीब लोगों के दर्द और उनकी खामोश आहों को आवाज दे रहे थे। ये एक बेहद मार्मिक विचार है जो उनके पूरे जीवन की भावनात्मक नींव को दर्शाता है। खैर, जब हम एक ऐसी बुलंद आवाज की बात करते हैं जिसने पूरे राष्ट्र की सोच को प्रभावित किया, तो ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि उनकी शुरुआत कितनी कठिनाइयों और बेहद गरीबी के बीच हुई थी। उनके शुरुआती संघर्षों ने उन्हें अंदर तक कैसे आकार दिया, ये जानना सच में दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले उस मिट्टी और उन जड़ों की तरफ चलते हैं जहां से इस विद्रोही कवि का जन्म हुआ। जरा कल्पना कीजिए, साल 1908 में बिहार के एक गांव में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसके सर से पिता का साया उठ जाता है। पढ़ने की लगन ऐसी थी कि बैरो गांव तक स्कूल जाने के लिए ये छोटा सा लड़का कई बार नदी की धारा के खिलाफ तैर कर जाता था, क्योंकि नाव वाले को देने के लिए अक्सर उसके पास पैसे नहीं होते थे। और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में गोल्ड मेडल हासिल करना, ये अपने आप में एक असाधारण शारीरिक और शैक्षणिक लगन का सटीक उदाहरण है। और इन्हीं कठिनाइयों के बीच उनके गांव के उस हरे भरे वातावरण ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। वही मिट्टी की महक आगे चलकर उनकी कविताओं का एक अहम और शांति प्रदान करने वाला हिस्सा बन गई। प्रकृति और उनका एक अनोखा रिश्ता जुड़ चुका था। अब उस दौर की बात करते हैं जब गंगा किनारे बड़ा हुआ ये शांत लड़का राष्ट्रीय आंदोलन की एक गूंजती हुई आवाज बन गया। आखिर विद्रोही कवि का असल अर्थ था क्या? दिनकर जी के संदर्भ में उनका लेखन एक शंखनाद जैसा था। वे बिना किसी डर के जनता को जागरूक करते थे और सत्ताधीशों को कठोर चेतावनी देते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किए बिना उन्होंने सामाजिक बुराइयों और गुलामी की वास्तविकताओं को खुलेआम चुनौती दी। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। उनका साहित्यिक सफर हैरत अंगेज तेजी से आगे बढ़ा। 1928 में आई उनकी पहली किताब बारदोली विजय से लेकर 1930 में हिमालय तक उन्हें शुरुआती शोहरत मिल चुकी थी। और फिर मिड करियर में कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाओं ने उन्हें पूरी तरह से एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। एक ऐसा राष्ट्रकवि जिसे पंत और निराला जैसे साहित्यिक दिग्गज भी बेहद ध्यान से सुनते थे। लेकिन सिर्फ लिखने की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाने की शैली भी उतनी ही आकर्षक और अलग थी। कक्षा के अंदर वे अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक काल की कविताएं बिल्कुल जुबानी सुना देते थे, और कविताएं समझाते वक्त वे हिंदू और ईसाई दोनों दर्शनों का गहरा विश्लेषण करते थे, जो उनके छात्रों को पूरी तरह से बांधकर रखता था। एक बेहद तेज ऐतिहासिक दृष्टिकोण होने की वजह से वे युवाओं और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बने रहे। अब सफर को आगे बढ़ाते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और उन्हें मिले गौरवशाली सम्मानों पर एक नजर डालते हैं। साहित्य के अलावा सार्वजनिक सेवाओं की श्रृंखला में भी उनका काफी गहरा योगदान रहा। साल 1952 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद 1964 में भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त हुए और 1965 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। इन सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो पता चलता है कि उन्होंने साहित्य और प्रशासन के बीच एक बेहद मजबूत पुल का निर्माण कर दिया था। और इन असाधारण योगदानों के लिए देश ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा, चाहे वो पद्म भूषण हो या द नेहरू अवार्ड। यही नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और 1973 में उर्वशी के लिए प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। और यहाँ एक आंकड़ा जो सच में हैरान करता है, 60। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उनकी पूरी जिंदगी में प्रकाशित हुई कविता और गद्य की किताबों की संख्या है। इतने व्यस्त सार्वजनिक जीवन के बावजूद इतनी सारी रचनाएं लिखना सच में एक असाधारण सृजनात्मकता को दर्शाता है। लेकिन इस साहित्यिक सफर में एक दिलचस्प और नाटकीय बदलाव भी आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां शुरुआती रचनाएं जैसे हुंकार और कुरुक्षेत्र, ज्वालामुखी जैसी आग, राष्ट्रवाद और कठोर चेतावनियों से भरी थीं,
वहीं बाद के वर्षों में आई उर्वशी जैसी रचना पूरी तरह से अलग थी। इसमें एक अप्सरा और राजा की प्रेम कहानी थी, जहां सांसारिक जुनून और अलौकिकता के बीच का द्वंद्व दिखाई देता है। तो यहाँ एक बेहद गहरा सवाल उठता है, आखिर ज्वालामुखी जैसी आग उगलने वाला एक विद्रोही कवि एक निराश यथार्थवादी कैसे बन गया? यही वो प्रश्न है जो हमें उनके जीवन के आखिरी और शायद सबसे दुखद हिस्से की तरफ ले जाता है। आइए इस आखिरी अध्याय पर गौर करते हैं, जहां निराशा और एक धुंधली होती विरासत का पूरा सच सामने आता है। उनके बाद का लेखन, खासकर हरि को हरि नाम, परिवार, दोस्तों और खुद जीवन के प्रति एक अजीब सी निराशा को उजागर करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक जोशीला, आदर्शवादी विद्रोही अंततः आम सांसारिक समझ और यथार्थ के आगे समर्पण कर चुका था। एक गर्वीले व्यक्ति का ये शांत समझौता काफी कुछ बोल जाता है। असल में उन सारे पुरस्कारों और प्रसिद्धि के आवरण के पीछे उन्होंने भारी मनोवैज्ञानिक दबाव सहा था। लालच, पैसे और मानव स्वभाव की आम कमजोरियों का उन्होंने गहराई से सामना किया। खुद के आत्मज्ञान ने उन्हें झकझोरा, खासकर तब जब उन्हें एहसास हुआ कि साहित्यिक परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा था और दूसरे आगे बढ़ रहे थे। परिवार और जीवन के आम रोजमर्रा के बोझों को बर्दाश्त करना उनके लिए बेहद पीड़ादायक साबित हुआ। और यहाँ से जो विरोधाभास निकलकर आता है वो बेहद भयानक है। एक तरफ जीवन की वो चमचमाती शिखर छोटी, जहां पूरे देश ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में सम्मानित किया, और दूसरी तरफ एक पूर्ण ग्रहण, जहां आज आपस में कानूनी लड़ाई लड़ते उनके ही उत्तराधिकारियों ने उनकी विरासत और उनके बचपन के घर को मकड़ी के जालों और खंडहरों में तब्दील कर दिया है। एक महान आवाज जिसका एक वक्त पर सबसे बड़ा रुतबा था, आज सड़क के साइनबोर्ड्स और किताबों के पन्नों तक सिमटकर रह गई है। इस चर्चा को विराम देते हुए बस एक यही सवाल पूरे मन में गूंजता है, जब किसी देश की सबसे बुलंद काव्यात्मक आवाज, जिसने अपनी कविताओं में पीड़ा की संतान को जन्म दिया था, अंततः एक अनदेखे स्मारक या खंडहर में सिमट कर रह जाती है, तो इसका असल आईना क्या है? ये विरासत की नाजुकता और एक महान व्यक्तित्व पर छा चुके उस पूर्ण ग्रहण की एक ऐसी हृदय विदारक वास्तविकता है जो हम सभी को खामोशी से कई बातें सोचने पर मजबूर कर देती है।